Hi everyone, welcome back to my channel which is related to CSIR Net Life Science questions and their theory part. And here we discuss about the CSIR Net Life Science previous year question. And this is the previous year question number 58th वीडियो। और अगर आप पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2026 जहाँ पे DBT को मर्ज कर दिया गया है उससे रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट की डेली PYQ वीडियो के साथ आते हैं और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं पूरी वीडियो को। जैसे कि आज मंडे तो आज हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डेली PYQ सीरीज ये होती है, वन सब्जेक्ट एवरी डे हम डिस्कस करते हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ जिससे कि मैक्सिमम स्कोर हो सके। और यहाँ से आपको पता चलता है कि पैटर्न किस तरीके का होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और पार्ट बी और पार्ट सी दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। PYQ नंबर 58 है, इसके आगे भी हम PYQ जारी रखेंगे तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को हमारे लाइक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा वीडियो एक छोटे से मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट होता है। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी हमेशा आगे बढ़ते रहिए तभी आप जहाँ पे आपको जाना है, जो कि आपके डेस्टिनेशन है, जो भी आपका गोल है वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मोटिवेशन कोटेशन, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आपको पता है कि आपके वीडियो की आपकी स्क्रीन पे फ़ोन की एक एक करके वीडियो सारे क्वेश्चन शो होंगे, आपको उसका जवाब देने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो होगा 1 से लेके 5 तक के, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन ऑन द DNA हेलिक्स रिजल्ट, यानी DNA में जो हेलिक्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है, तो वो हमारा किसकी वजह से बनता है, वो हमारा सुपर कॉइलिंग की वजह से बनता है। यानी जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स आप देखते हैं वो हमारा सुपर कॉइलिंग की वजह से बनता है। द एंजाइम्स दैट इजी DNA सुपर कॉइलिंग आर, देखिए हेलिकेज क्या करता है, DNA खोलता है और आपको पता है कि जब किसी रस्सी को खोला जाता है तो पीछे की तरफ से वो टाइट होने लगती है, सुपर कॉइल होने लगती है। तो उस सुपर कॉइलिंग को कौन हटाता है, ईजी तरीके से कौन हटाता है, तो वो टोपो आइसोमरेज का काम होता है। वो रैंडम कट से DNA पे मारते हैं और फिर वापस से दोनों DNA को सुपर कॉइलिंग को खत्म करते हैं और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ देते हैं। द एसोसिएशन ऑफ DNA विथ प्रोटीन फॉर्म, यानी DNA का एसोसिएशन प्रोटीन के साथ जब हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे DNA विथ प्रोटीन फॉर्म के साथ जब एसोसिएशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्रोमेटीन होगा। जब DNA को उसके प्रोटीन के साथ अटैच कर दिया जाता है तो उसे क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिड नॉर्मल पड़े होते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। द टाइप ऑफ क्रोमेटीन दैट अंडरगोज नॉर्मल कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन प्रोसेस इन द सेल साइकिल, यानी जो टाइप ऑफ क्रोमेटिन कौन सा प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन प्रोसेस इन सेल साइकिल में। तो यहाँ पे यू क्रोमेटिन ही ऐसा एक रीजन होता है जहाँ पे कंडेंसेशन भी वो दिखाता है और डीकंडेंसेशन भी दिखाता है, इसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन में तो कोई डिवीजन हो, मतलब कोई जल्दी, ये बहुत टाइटली पैक होते हैं तो इसमें जल्दी से क्या होता है कंडेंसेशन और डिकंडेंसेशन नहीं हो पाता। सेंट्रोमियर भी नहीं होगा, टेलोमियर। द टाइप ऑफ क्रोमेटिन दैट हाईली कंडेंसेशन प्रोसेस थ्रू सेल साइकिल, हाईली कंडेंसेशन कौन से होते हैं, आपके हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं जो हाईली कंडेंस होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं जिसके से उनका जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन सारे मैंने लगा दिए, ठीक। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। यहाँ पे हम 6 से 15 तक के डिस्कस करेंगे। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्रोमेटिन आर, सबसे ज़्यादा कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, हिस्टोन्स होते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन H1, तो H1 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सबसे ज़्यादा होता है जिसे कि हम 21,130 कहते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2A की बात करें तो इसका सबसे सेकंड नंबर पे ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर ज़्यादा यानी 13,960 होता है H2A का। H2B की बात करें तो यहाँ पे 13,774 होता है। उसकी जगह स्टोन प्रोटीन H3 की बात करें तो H3 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हमारा कितना होता है, अब यहाँ पे H3 की बात कर रहे हो तो H3 का कितना होता है 15,273 होता है। और यहाँ पे H4 का पूछ रहा है तो ये हमारा 11,000 होता है। यानी हिस्टोन में H1 का कितना 21, H2A का 13,9060, H2B का 13,7070 और H3 का 15 और यहाँ पे H4 का 11। द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमेटिन क्या होता है, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ क्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं।
जब वो सिंपल न्यूक्लियोसोम प्रोटीन के साथ जब स्ट्रक्चर नहीं होता है, केवल H2 के साथ होता है, तो उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। द नंबर ऑफ स्टोन ऑक्टामर प्रोटीन इन द न्यूक्लियोसोम, तो ये टोटल 8 प्रेजेंट होते हैं, दो दो के सब होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये सारे, तो इन सब को मिला के डबल डबल यूनिट 2 4 जाइट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ DNA इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ स्टोन ऑक्टामर, यानी जो डी ऑक्टामर होता है उससे डायरेक्ट जो DNA की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 145 से 147, यानी 140 भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 145 से 147 होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में, 146 भी मानी जाती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं द कोर पार्टिकल आर एसोसिएटेड H1 हिस्टोन इज कॉल्ड, यानी H1 से जो पार्ट यहाँ पे कोर पार्टिकल एसोसिएटेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब वो दोनों कोर पार्टिकल और H1 दोनों एक दूसरे के साथ अटैच जाते हैं तो उसे हम क्रोमेटोसोम बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा 16 से 20 नंबर तक है। द लेंथ ऑफ DNA अटैच्ड टू द H1 प्रोटीन, यानी कह रहा है कि H1 प्रोटीन जो होता है उससे कितना लेंथ ऑफ DNA अटैच होता है। तो यहाँ पे जो अटैच DNA होता है वो 20 से 22 बेस पेयर का अटैच होता है। जब H1 हिस्टोन से जो अटैच होता है वो हमारा 147, और हिस्टोन पर जो H1 से अटैच होता है वो 20 से 22 बेस पेयर का होता है। टोटल मिला के कितना हो जाता है, टोटल मिला के हमारा 200 बेस पेयर करीब, सॉरी 200 तो नहीं होता, आई थिंक हाँ 200 तक हो जाता है, या फिर 170 तक मान सकते हैं, 170 तक हो जाता है। द लेंथ ऑफ द DNA एसोसिएटेड विथ क्रोमेटोसोम, यानी लेंथ ऑफ DNA जो होता है कितना अटैच होता है क्रोमेटोसोम में टोटल मिला के, तो यहाँ पे 146 मान लेते हैं या फिर 140 मान लेते हैं, और प्लस 22 या 20 मान लेते हैं, तो ये लगभग कितना हो जाता है मिलके, ये लगभग मिलके आपका 167 हो जाता है। क्रोमेटोसोम आर सेपरेटेड बाय, क्रोमेटोसोम किस सेपरेट होते हैं, क्रोमेटोसोम आपके किससे, इंट्रॉन्स की वजह से सेपरेट होते हैं, यानी इंट्रॉन्स जब यूज कर लेते हैं तो क्रोमेटोसोम को हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। या फिर क्रोमेटोसोम को हम लिंकर DNA भी कहते हैं। क्रोमेटोसोम आर सेपरेटेड बाई, क्रोमेटोसोम को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं इसका इंट्रॉन ही होगा। द डायमीटर ऑफ DNA डबल हेलिक्स, DNA डबल हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है, तो यहाँ पे 2 नैनोमीटर हमारा DNA डबल हेलिक्स का डायमीटर होता है। इसके अलावा डायमीटर ऑफ क्रोमैटिन कितना होता है, क्रोमैटिन का डायमीटर कितना होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे द डायमीटर ऑफ क्रोमैटिन लगभग 11 होता है, कुछ जगहों पे 30 भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 11 मान के चलते हैं। यहाँ पे 2 नैनोमीटर, और ये जो मैंने बताया क्रोमेटोसोम आर सेपरेटेड बाय, तो ये सेपरेटेड कर रहा है, यानी क्रोमेटोसोम को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उसमें जो लिंकर DNA उसको हम हटा देंगे तो हमारा न्यूक्लियोसोम मिल जाता है, तो उससे क्या होता है क्रोमेटोसोम अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रॉन नहीं होगा, लिंकर DNA सही ऑप्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही मैंने लगा दिए हैं, कौन कौन से होंगे। और अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्वेश्चन की शो होगी आपके स्क्रीन पे, उसका जवाब दीजिएगा सबका। तो यहाँ क्या कह रहा है, ये अब हमारा पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन इफ स्टोन आर डिप्लीटेड फ्रॉम अ मेटाफेज क्रोमोसोम आर एंड विव्ड अंडर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोसोम, यानी सिंपल ये कह रहा है कि हमारे पास जो DNA है, जो क्रोमोसोम है, उसमें से हम अगर हिस्टोन को हटा देते हैं तो हमें किस तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिखेगा। 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर विल बी ऑब्जर्व, 30 नैनोमीटर क्यों नहीं ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये हमारा हिस्टोन्स के साथ अटैच होता है, अगर हिस्टोन को हटा देंगे तो 30 नैनोमीटर नहीं होगा हमारे, तो ये ऑप्शन गलत जाएगा। 10 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर विल बी ऑब्जर्व, ये भी नहीं होगा। स्कैफोल्ड विथ ह्यूज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ DNA फाइबर विल बी ऑब्जर्व, बिल्कुल, क्योंकि स्टोन हटा देने से स्कैफोल्ड तो नहीं हट जाएंगे, स्कैफोल्ड तो बने ही रहेंगे और ज़्यादा नंबर में बन जाएंगे, तो ये वाला ह्यूज नंबर में बन जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। ह्यूज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ DNA फाइबर्स विदाउट स्कैफोल्ड विल बी ऑब्जर्व, नहीं बिल्कुल नहीं, स्कैफोल्ड जरूर ऑब्जर्व होगा, क्योंकि स्टोन से स्ट्रिप बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद स्कैफोल्ड बनता है, यानी अगर स्टोन हटा भी देते हैं किसी तरीके से सॉल्ट एसिड प्रेसिपिटेशन से, सॉल्ट एसिड रिएक्शंस के थ्रू भी, तो भी हमारा स्कैफोल्डेशन बना रहेगा। यूकैरियोटिक जीनोम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम and can be visualized at mitosis by staining with specific dye. Heat denaturation followed by staining with GIMSA produced alternate dark and light band. The dark band obtained by this process are primarily, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जिम्सा एक डाई होती है, उससे क्या किया जाता है कि DNA को हम स्टेन कर सकते हैं, क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं, और हम जीन की स्पेसिफिक क्रोमोसोम की स्पेसिफिक लोकेशन को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब जिम्सा को नॉर्मल कंडीशन में किया जाता है तो यहाँ पे A और T पे ये जाके बैठता है, और यहाँ पे A और T को डार्क बैंड शो करता है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिम्सा से अप्लाई करने से पहले हम उसे क्या कर दे रहे हैं, उसे हम हीट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। कहीं लिखा है ना यहाँ पे, ये हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस डाल दे रहे हैं। तो इसका क्या होता है कि ये अपना रोल अलग कर लेता अगर हम पहले हीट दे देते हैं। तो अब ये कहाँ जिम्सा जाके बैठेगा, जी और सी पे जाके बैठेगा, जीसी रिच रीजन पे बैठेगा। और जीसी रिच रीजन क्या होते हैं, यहाँ पे ये जीन रिच रीजन माने जाते हैं। जीसी तभी तो इसका ज़्यादा रेप्लिकेशन प्राइमर डिजाइनिंग में ये सब में भी यूज होता है। तो इसे जीसी रिच रीजन मानते हैं, इसे एटी रिच रीजन मानते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है। और ये हमारी क्या हो गई, ये हीट देने के बाद। तो हीट अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो जिम्सा कहाँ जाके बैठने लगता है, जीसी रिच रीजन पे। और यहाँ पे हमारा लाइट बैंड सोने लगता है। तो और इसे जीन रिच रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जीसी रिच एंड जीन रिच रीजन हमारे क्या होंगे, सो होंगे। जिम्सा डाई से डार्क बैंड ऑक्टेन जो होंगे वो हमारे मेनली क्या होंगे, जीसी रिच और जीन रिच रीजन होंगे। जिम्सा डाई अप्लाई करने के बाद, हीट के बाद अगर हम अप्लाई करते हैं तब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका भी जवाब दीजिएगा। उससे पहले आपसे बस इतना बोलूंगा कि अभी तक यहाँ पे बने हुए थे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट इंटैक्ट क्रोमेटीन वाज आइसोलेटेड एंड डाइजेस्टेड विद माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्यूब्स ऑफ 30 नैनोमीटर 1 आवर 2 आवर एंड 4 आवर। फर्दर द डीएनए वाज प्यूरिफाइड फ्रॉम ईच ट्यूब। उसके बाद डीएनए को हटा दिया गया, प्यूरिफाई कर दिया गया। पहले एक डीएनए लिया गया, आइसोलेट किया गया क्रोमेटीन को, उसमें माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाला गया 30 1 2। फर्दर एक कांस्टेंट मूवमेंट में कॉन्टिन्यूटी मतलब कि डबल कर करके उसका टाइम डाला गया। और उसके बाद उसमें से जीन डीएनए को प्यूरिफाइड कर दिया गया। और एग्रोस जेल में साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसे देखा गया, आरएनए जीन प्रोब एंड अ सेंट्रोमेरिक डीएनए प्रोब के थ्रू देखा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न सिग्नल इंटेंसिटी फ्रॉम बोथ ऑफ द प्रोब्स इज लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड फॉलोइंग साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, यानी यहाँ पे हमारा एक डीएनए था, इसमें हमने क्या डाला है, यहाँ पे हमने माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाला है। अब इस माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि ये हमारा जो आपके टेस्ट ट्यूब में डीएनए या फिर क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, इसके क्या करता है, ये मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है क्रोमेटिन का, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन जीन होते हैं, और कुछ यहाँ पे नॉर्मल जीन होते हैं, तो ये जो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो होता है आपका, ये क्या करता है कि ये जो सबसे पहले आके जो सिंपल यूक्रोमेटिन रीजन होते हैं, यूक्रोमेटिन रीजन जो होते हैं जीन के, उन्हें क्या करता है, क्रोमोसोम के खा जाता है, खत्म कर देता है। तो उसके बाद फिर यूक्रोमेटिन खत्म करता है, उसके बाद फिर हेट्रोक्रोमेटिन जाता है, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, बाद में थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन उसके पहले यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, सारे डाइजेस्ट हो चुके थे। तो यानी सबसे पहले हमारा कौन डाइजेस्ट होगा, यूक्रोमेटिन, और उसके बाद कौन डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हमारा कौन डाइजेस्ट होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। और ये कौन डाइजेस्ट कर रहा है, माइक्रोकोकल आपका न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यूक्रोमेटिन को फर्स्ट नंबर पे, दूसरे बाद हेट्रोक्रोमेटिन को। तो यहाँ पूछ रहा है किस किस सिग्नल इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिग्नल इंटेंसिटी मतलब क्या कि यहाँ पे सबसे पहले यूक्रोमेटिन खत्म हो जाएगा, तो यूक्रोमेटिन का सिग्नल आएगा, उसके बाद धीमे धीमे करके हेट्रोक्रोमेटिन का, धीमे धीमे सिग्नल घटता हुआ जाएगा। तो जैसे जैसे हम माइक्रोकोकल न्यूक्लियस को टाइम के साथ रखते जाएंगे, देर तक रखेंगे, वैसे वैसे ये क्या करेगा, यूक्रोमेटिन को खा लेगा, हेट्रोक्रोमेटिन खा लेगा। तो फिर जब कहीं पे सिग्नल ही नहीं आएगा, सारे मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, तो सिग्नल क्या होगा, धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो विथ इंक्रीज टाइम कंपेयर टू सेंट्रोमेरिक प्रोब द रैपिड इंक्रीज इन सिग्नल, नहीं इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज होता है अगर डीएनए का ये जो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होते हैं ये बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस क्या कर रही है, तो खा जा रहा है, तो क्या होगा, सिग्नल कम होगा, तो ये बढ़ेगा नहीं। विथ इंक्रीज टाइम कंपेयर टू सेंट्रोमेरिक प्रोब अ रैपिड डिक्रीज इन सिग्नल इंटेंसिटी, बिल्कुल सही कह रहा है, वॉज ऑब्जर्व, बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे रैपिड डिक्रीज होगा सिग्नल इंटेंसिटी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा यहाँ पे। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड बोथ प्रोब प्रोड्यूस आइडेंटिकल बैंड, बिल्कुल गलत, आइडेंटिकल बैंड तो प्रोड्यूस ही नहीं, क्योंकि यूक्रोमेटिन पहले खत्म हो जाएंगे, फिर हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन टाइटली पैक नहीं होते, इससे पहले खत्म हो जाएंगे, तो इससे आइडेंटिकल नहीं होगा। ट्रीटमेंट विथ माइक्रोकोकल न्यूक्लियस वुड instantly degrade the DNA, hence no hybridization signal would be obtained in any of the sample, बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों नहीं ऑब्जर्व होगा, कुछ तो ऑब्जर्व होगा ही, क्योंकि यूक्रोमेटिन के बाद हेट्रोक्रोमेटिन का नंबर आया, तो हेट्रोक्रोमेटिन वाला तब तक अपना सिग्नल देगा ही, तो ये तो गलत कह रहा है। सबसे सही ऑप्शन विथ इंक्रीज टाइम सेंट्रोमेरिक प्रोब रैपिड डिक्रीज, सिग्नल इंटेंसिटी में रैपिड डिक्रीज आएगा, पहले यूक्रोमेटिन तुरंत हट जाएगा, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके हेट्रोक्रोमेटिन हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई थिंक यहाँ हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे आज के, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। आपको लास्ट में थैंक यू सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए और डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए वीडियो आ पाती है। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उसकी भी हेल्प हो, वो भी आपके साथ मिलकर पढ़ सके। और टेलीग्राम का ग्रुप आपको लिंक आपको यहाँ से दे दिया गया है, उस पर आप जाकर डाउनलोड ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं आप कल की नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नए पीवाई की क्वेश्चन के साथ और नए सब्जेक्ट के पीवाई के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।